नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को यूं ही बदनाम किया जाता है पलटू राम कह के, जबकि इस देश के असली पलटू राम है राज ठाकरे। लेकिन इसके बावजूद भी क्यों कभी उद्धव ठाकरे तो कभी देवेंद्र फडणवीस क्यों भाव देते हैं इस महान व्यक्ति को, आज इन्हीं सारे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि कैसे राज ठाकरे, जो लग रहा था कि बाल ठाकरे को पीछे कर देंगे, उनसे भी बड़ा नेता बनेंगे, जब साल 2006 में वो अलग हुए अपने चाचा बाल ठाकरे से, अपने भाई उद्धव ठाकरे से, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली और 2009 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें 13 सीट आई और 6% के आसपास वोट भी आया। तो कह सकते हैं कि ठीक ठाक शुरुआत है, कोई वैसा नहीं है जो लोग सोच रहा था, फिर भी ठीक ठाक है। तो यहाँ से होना क्या चाहिए था? बाल ठाकरे के भतीजे हैं, स्टाइल भी कुछ वैसा ही है, तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बाल ठाकरे जमीन से संघर्ष करते हुए बाला साहब ठाकरे बने। ये खानदानी खाली होके बस घर पे बैठे रहना है, 2-4 पत्रकार को डांट देना है, इंटरव्यू में दबंगई दिखा देना है। तो यही अप्रोच जो तब से शुरू हुआ आज तक चल रहा है। तो इस वजह से हुआ क्या कि 2009 के बाद किसी ने भाव ही नहीं दिया, किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी कि हम ही अकेले खेला कर लेंगे। एक तो गैर मराठियों के साथ ज्यादती करना, मारपीट करना, तोड़ फोड़ करना, ये आदतन हो गया था राज ठाकरे का। और सिर्फ मराठी में ही पढ़ाई होनी चाहिए, हिंदी में नहीं होनी चाहिए, ये भी थोड़ा थोड़ा बात लेके सिर्फ इतना ही एजेंडा से पूरा महाराष्ट्र पे राज करने का सपना था राज ठाकरे का, जो कि सफल ऑब्वियसली नहीं हुआ। तो 2014 में क्या हुआ, क्योंकि ये 4-5 साल तो सन्नाटे भरे थे, कुछ नहीं हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भाजपा ने बनाया, तो राज ठाकरे को लगा कि अब बीजेपी के पास सटने का मौका है, चलो समर्थन दे देते हैं। लेकिन उस समय तक तो उद्धव का पूर्ण शिवसेना भाजपा के साथ था, तो भाजपा को लगा कि बाल ठाकरे का बेटा को मौका देंगे, ना कि भतीजा को जो अभी तक कुछ कर भी नहीं पाया है। इसलिए एमएनएस को कोई भाव मिला नहीं, जबकि वो सपोर्ट करते रह गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो खूब काम किया था, खूब तारीफ की, फल नहीं मिला। अब क्योंकि फल नहीं मिला, तो इस वजह से जैसे चुनाव पूरा हुआ, उसके बाद राज ठाकरे भाजपा के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिए। ये तक कहने लगे कि अरे मोदी ने किया ही क्या गुजरात में, कुछ नहीं किया, सब झूठ है, सब मीडिया का गेम है। और यही कोसते कोसते 2019 में एनसीपी कांग्रेस वालों ने थोड़ा भाव दिया, तो राज ठाकरे उनका प्रचार करने लगे। लेकिन राज ठाकरे की महत्वाकांक्षा हमेशा से बड़ी रही है, ज़्यादा सीटें मांगने लगे। एनसीपी कांग्रेस वालों ने फिर भाव देना बंद कर दिया। तो फिर हुआ क्या कि 19 में भी बात नहीं बनी। अब जब 19 का चुनाव हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आ गए, तो फिर ये कोशिश शुरू कब से हुई? 2022 से। मतलब होता है ना, आदमी सोते सोते एकदम से उड़ जाता है। तो ये 19 के बाद तुरंत तो जाने में बना नहीं, क्योंकि इतना कोस दिए थे, 2-3 साल सन्नाटे में थे, घर में चिल करते हुए। 2022 में निकल के आए और कहा क्या कि ये लाउड स्पीकर से आज़ान, सर में दर्द हो रहा है, कम करो आज़ान की आवाज़, नहीं तो हम हनुमान चालीसा हर मस्जिद के सामने शुरू कर देंगे। अब इससे पार्टी में कुछ कुछ मुसलमान लोग भी था, पार्टी छोड़ के जाने लगा। तो राज ठाकरे को लगा कि एक तो हिंदुत्व वोट मेरे साथ है नहीं, अब ये मुस्लिम भी चला जाएगा तो वोट देगा कौन? तो फिर ये अजान वाला बात छोड़ दिया करना। क्योंकि राज ठाकरे का हमेशा से क्या रहा है, बाल ठाकरे जैसा नहीं, प्योर हिंदुत्व, मराठी कल्चर लेके चलना, वो सब कुछ नहीं, खाली गैर मराठियों के खिलाफ नफरती बातें और सेक्युलर, जो फर्जी सेक्युलर है वो बन के चलना, बीच बीच में हिंदुत्व की एक्टिंग करते रहना। इसलिए किसी का वोट एक मुश्त आज तक नहीं मिला है। अब ये बोलने के बाद 1-2 साल तक फिर सन्नाटे में चले गए और फिर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति का प्रचार करने लगे। लेकिन जब शिवसेना शिंदे गुट
है ही भाजपा के साथ, तब राज ठाकरे की क्या ज़रूरत। और राज ठाकरे को तो खूब सीटें मांगने की आदत है, तो देगा कौन, ऐसे ही 3 लोग हैं उधर, इसलिए सीटें तो नहीं मिली, बस खाली थोड़ा भाव मिल गया, हाल चाल पूछ लिया, बात कर लिया, इतना ही। उधर जाने का स्कोप था नहीं, क्योंकि अभी फिर वहाँ से निकल के आए। तो 24 का चुनाव एक तरह से अकेले ही लड़ा, जो बेटा भी चुनाव हार गया। तो इसके बाद फिर राज ठाकरे ने पलटी मारी, अभी तक देख रहे हैं कितनी बार पलटी मार चुका है, फिर पलटी मारी और फिर कोसने लगा प्रधानमंत्री मोदी को और कहने लगा ये तो ईवीएम में फ्रॉड है, हमको तो कितना वोट आना चाहिए था, वोट ही नहीं आया, ये सब फर्जी है, ईवीएम में खेला हो गया। जो बाकी इंडी गठबंधन के लोग, विपक्ष का लोग बोलते आया है, सबूत एक भी नहीं दिया है, सब झूठ। और हालत ऐसा हो गया कि शुरू किया 2009 से 13 सीट 6% के आसपास वोट, 24 का चुनाव के बाद 0 सीट 2% के आसपास वोट, 2 से भी कमी माने 1.5% के आसपास वोट। और इसी साल मार्च के आसपास जब औरंगजेब विवाद अपने चरम पे था, जब अबू आज़मी ने कहा कि औरंगजेब उतना भी बुरा नहीं, ठीक ही था, तब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी आओ सुधार दिए जाओगे। तो इसी सब विवाद में जब नागपुर में भी हिंसा हुआ था, उसके बाद राज ठाकरे ने कहा कि क्या औरंगजेब की लोग बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग निकलो, 300 साल पुराना बात हो गया, कब तक ढोएगा। मतलब औरंगजेब के नाम पे जिहादी तुमको काटे हैं, कटो, विरोध क्यों कर रहा है। तो फिर लगने लगा अरे कुछ हिंदू मराठी लोग हैं साथ, इसी कट्टर स्टैंड के वजह से कि गैर मराठियों को पीट रहा है, दुत्कार रहा है, सिर्फ मराठी कर रहा है, तो कुछ मराठा लोग हैं साथ, कुछ वो भी मुसलमान जिहाद के नाम पे अलग हो जाएगा। तो फिर चुप हो गया, अजान में बोला चुप हो गया, औरंगजेब वाला पे बोला चुप हो गया, भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, अंत तक पहुंचाया, मंदिर बनवाया। राज ठाकरे का ऐसा कुछ नहीं है, कभी ये थोड़ा सा लगने लगा जम नहीं रहा है, वापस ले लिया, फिर कुछ बोला, फिर वापस ले लिया, मतलब यही अल्टी पल्टी चलते रहता है। और इसी अल्टी पल्टी में जो जानी दुश्मन उद्धव ठाकरे था, उससे अभी 1 महीने पहले बात उठने लगा कि फिर दोनों भाई मिलेंगे। फडणवीस ने चुटकी लेना शुरू किया कि 2 भाई मिल रहे हैं तो ठीक ही है, मिलो, क्योंकि पता है दोनों जीरो है, मिल के ही क्या कर लेगा। अब लग ही रहा था कि शायद उद्धव और राज ठाकरे एक हो जाए, क्योंकि राज ठाकरे भी सिग्नल दे रहा था कि महाराष्ट्र की भलाई के लिए आपसी मतभेदों को भूल जाओ, एक आओ। और हिंदी के खिलाफ नफरत फैला ही रहा था, सिर्फ मराठी महाराष्ट्र मने मराठी, यही बात कह ही रहा था। स्टालिन बनने की कोशिश, जो कि फिर नाकामयाब हुआ, क्योंकि फिर नफरत फैलाई, फिर उल्टा असर दिखने लगा, फिर शांत हो गया। मतलब हर बार बोलो शांत हो जाओ, यही है। तो लगा कि दोनों भाई साथ आएंगे, लेकिन खेला हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही एक होटल में फिर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई, वो भी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस और ये शिवसेना उद्धव गुट भाव तो दे नहीं रहा है, चुनाव लड़ना ही है, खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो इधर तरफ आने की कोशिश है कि जो ही कुछ मिल जाए, क्योंकि ज़मीन पे तो मेहनत करना नहीं है, घर पे बैठे रहना है, पत्रकार को डांट देना है, दबंग जैसा रहना है, मराठी करना है, बस जो सारा खानदानी का आदत है कि मेहनत करना नहीं है, बाप दादा का नाम पे चल रहा है। वही है राज ठाकरे भी, वही है उद्धव ठाकरे भी। फ़र्क इतना ही है कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे का बेटा है, इसलिए इतना साल तक चल गया, अब गिरावट आया है। राज ठाकरे एक तो भतीजा, ऊपर से बगावत करके हटा, इसलिए शुरू से ही गिरा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इतना बार अल्टी पल्टी मारने के बावजूद भी ये लोग भले सीट ना दे, भाव क्यों देता है, बातचीत क्यों करता है, मीटिंग क्यों करता है। सीधा मैसेजिंग है इसके पीछे कि जो कट्टर हैं कुछ मराठी, जैसे कैसे साउथ में है, खाली हमारा भाषा चलेगा और कोई नहीं रहेगा, ये जो कट्टरवाद है भाषा का। लेकिन वही कुछ अब देश की आबादी ही इतना है कि वही कुछ सीटों पर असर भी डाल देता है। तो वो झांसे में रहे, खुश रहे कि देखो तुम्हारा नेता मेरे साथ है, मीटिंग करता है, तो हमको वोट देना अगले चुनाव में। इसलिए
नहीं तो इतना ही पार्टी वाला अगर इज्जत करता राज ठाकरे का, इतना ही मान सम्मान करता, तो गठबंधन में लेकर जम के सीट भी देता। क्यों नहीं देता है? क्योंकि सिर्फ उतना से सीटों का सीट नहीं जीत सकता है, लेकिन उतना से ही सीटों का नुकसान ज़रूर हो सकता है। इसीलिए एक परसेप्शन के लिए घुमा के रखता है राज ठाकरे को अपने इर्द गिर्द, दोनों महायुति भी और महाविकास आघाड़ी भी। वही इस बार भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो रामविलास पासवान थे मौसम वैज्ञानिक, तो वो तो जहाँ जाते थे इतना समझ थी कि कुछ सीटें वो जीतते थे, कोई ऐसा लूज भी नहीं करते थे और खुद भी बनते थे मंत्री। इधर नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम कहता है, अरे भाई नीतीश कुमार ने एक चीज़ तो किया कि अपना सिद्धांत से समझौता नहीं किया। तब भी सेक्युलर थे, भाजपा के साथ भी, फिर आरजेडी में भी गए तब भी सेक्युलर, फिर भाजपा में आए तब भी सेक्युलर। सेक्युलरिज्म जो फर्जी है छोड़ा नहीं अभी तक, एक कांस्टेंट रहा है इतना बदलने के बावजूद, और सीएम का सीएम ही रहे। तो कुछ हासिल तो किया राज ठाकरे ने, न मंत्री बने, न किसी को बनवा पाया, न कोई सीटें आई, न किंग मेकर बने, कुछ नहीं, अ टोटल फेलियर। कोई खानदानी आज तक इतना बड़ा डब्बा गोल साबित नहीं हुआ जितना राज ठाकरे हुए। जबकि और भी कई खानदानी रहा है जो कुछ नहीं करता है, बस घर पे बैठे रहता है, विदेश घूमता है, सब विरासत में मिला है, बगावत नहीं की है। राज ठाकरे ने बगावत किया, लेकिन शौक वही राजशाही वाले जो बाकियों का था। ज़मीन पे संघर्ष नहीं किया, बस सोचा कि किसी का पीठ पे बैठ जाएंगे, घर पे बैठे रहेंगे, कुछ सीटें आ जाएंगी, चाय पानी का इंतज़ाम होते रहेगा, हो गया। ऐसे राजनीति नहीं होता है। और राज ठाकरे के इस केस स्टडी से समझ में यही आता है कि चाहे खानदानी हो या ज़मीन से हो, काम करोगे जनता के बीच तभी लंबा चलोगे, नहीं तो कितना भी खानदानी है मोमेंटम डिरेल होना ही होना है। तो मतलब इस देश का असली पलटू राम और सबसे बड़ा फेलियर नेता कोई हुआ है आज तक, तो वो न राहुल गांधी है, न तेजस्वी, न अखिलेश यादव, और ना ही उद्धव ठाकरे। वो है सिर्फ और सिर्फ राज ठाकरे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि इस देश की राजनीति के पलटू राम नीतीश कुमार नहीं, राज ठाकरे हैं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा और कहीं नहीं। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।